नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक बेहद ही खास और पावन अवसर पर। और ये अवसर क्या है ये हम आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। और वो सवाल है कि आप सबकी सबसे बड़ी पहचान क्या है। जी हाँ दर्शकों, आप सबकी या यूं कहें कि हम सभी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, जरा सोचिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पहचान है एक भारतीय का होना, इस देशवासी का होना। जी हाँ दर्शकों, सारे जाति भेदभाव धर्म के लकीरों से ऊपर उठकर अगर हम सभी की सबसे बड़ी पहचान है तो वो ये है कि हम सब इस देश के वासी हैं और हम सभी भारतीय हैं, जिसका कि हमें गर्व है और सम्मान भी है। साथियों, एक भारतीय होने के नाते हमें अपने देश में वो सारे अधिकार मिले हुए हैं, वो सारे कानून बनाए गए हैं हम सभी की हिफाजत के लिए, हम सभी की सुरक्षा के लिए और हम सभी को समान अधिकार देने के लिए, एक समान जीवन का अवसर देने के लिए, जिसकी मदद से हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों का भारत बना सकते हैं। और ये सब संभव हो पाया है भारत के संविधान की वजह से। जी हाँ, भारत का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है और हमारा जो संविधान है वो उसकी आत्मा है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है दर्शकों कि हम सभी जो आम नागरिक हैं उन्हें अपने संविधान की सही जानकारी हो। और इसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं संविधान दिवस, जिसकी बात हम प्रोग्राम की शुरुआत में कर रहे थे। आज अपने प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें संविधान दिवस के बारे में और संविधान के बारे में भी कुछ रोचक चर्चा करें। और इस कोशिश में हमारे साथ हैं दो बहुत ही खास मेहमान। तो आइए सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। आप हैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया, आप सहायक प्राध्यापक हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में विधि विभाग में। और आप हैं श्री जन्मेजय सोना जी, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं आप दोनों से चर्चा कर रही थी कि जो हमारा संविधान है वो मेरे ख्याल से हमारी आत्मा है, जो भारत देश है उसकी आत्मा है हमारा संविधान। तो संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ये तो हम सभी जानते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे मन में। सबसे रोचक प्रश्न है आपके। देखिए, जब संविधान बनाने की तैयारी हुई तो सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया और प्रथम संविधान सभा का जो बैठक हुई वो है 9 दिसंबर 1946 जी। तब से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये बनकर तैयार हुई। अच्छा। साथ ही साथ केवल तैयार नहीं हुई बल्कि सारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें सभी लोगों ने साइन किया, उसको पारित किया और उसके बाद में सारे जनता के लिए अंगीकार कर दिया गया। लेकिन एक ऐतिहासिक वजह के कारण जो है इसका जो मुहूर्त निकाला गया 26 जनवरी 1950 को। अच्छा। हम आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को जो भारत के संविधान की जो कुल अनुच्छेद है 395, उसमें से 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। तो इसलिए ये माना जाता है कि संविधान हमारी जो है प्रथम बार जो लागू हुई है वो 26 नवंबर 1949 को। अच्छा। और चूंकि ब्रिटिश कालीन भारत थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था करना है, संसद में टोटल उसकी स्थापना किया जाना है, तब ऐसे स्थिति में उनको कम से कम कुछ समय अवधि की जरूरत थी। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक एक साथ लागू हुआ। इसके साथ ही जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं थी, संसद है, राज्य विधानमंडल है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और भी जितने राष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो वही 26 जनवरी 1950 से लागू होती है। इसीलिए दोनों तिथि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी जी। कि यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान बनकर लागू हुआ, इसलिए उसको हम संविधान दिवस कहते हैं। एक बात आपको बता दूं, इसलिए हम संविधान दिवस भी मानते हैं। जैसे अमेरिका के संविधान निर्माताओं को अमेरिका के लोगों ने वो देवता कहा जाता है, तो ऐसा ही
26 नवंबर 1949 को हम लोग हमारे भारत के संविधान निर्माताओं का दिन है वो, इसलिए उस दिन याद किया जाता है कि जो जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, कृष्णामाचारी जी हैं, ये जो संविधान निर्माताएं जो थे उनको हम 26 नवंबर 1949 को हम याद करते हैं, ताकि अमेरिका की तरह वो हमारे भारत के वासियों के लिए वो देवदूत हैं। बिल्कुल, कितने सुंदर आपने शब्द बोले कि 26 नवंबर को 1949 को जब पहली बार भारत के पटल पर संविधान रखा गया, तो ये जो देवदूत हैं इन्होंने एक तरीके से भारत की आत्मा उनके सामने रखी, जो देशवासी हैं उनके सामने रखी। सोना जी, जब पूरा देश 1947 में आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, तो वहीं पे कुछ लोग जो है वो पूरी जीवटता से लगे हुए थे इस आत्मा का प्रारूप तैयार करने में। उसके बारे में आप क्या हमको बताना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, और इसमें आप जैसे रोतिया साहब ने कहा है कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का जो सफर रहा है, ये बहुत बड़ा संघर्षमय रहा है। इसमें देखेंगे जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें टोटल 7 थे। इसमें से कुछ सदस्यों के स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ विदेश चले गए, कुछ लोग किसी कारणवश जो है व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाए, लेकिन प्रमुख रूप से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बिल्कुल दिन रात मेहनत करते हुए उन्होंने एक पूर्ण रूप दिया। इसीलिए उनको संविधान का पिता भी बोला जाता है। जी निश्चय। तो इस प्रकार जो है बहुत ही, ये टोटल 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन का जो समय था, ये दिन रात मेहनत करते हुए हमारे देश के लिए संविधान दिए। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है जी। और कितनी मेहनत लगी होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, जो संविधान है, वो भारत का है, तो इसको तैयार करने में कितनी जीवटता लगी होगी और कितनी मेहनत लगी होगी। डॉक्टर रोतिया, जैसे कि हम चर्चा से पहले बात कर रहे थे कि आज़ादी और संविधान, इसका क्या कनेक्शन है, और इसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता है, तो इसके बारे में जरा आप हमको जानकारी दीजिए। बिल्कुल मैडम, लिखित संविधान की जब शुरुआत हुई, इसमें से अमेरिका का नाम शिखर पर रहा है। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका भी ऐसा देश है जो ब्रिटिश के अधीन रहा है, और 1786 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम अमेरिका को आज़ाद कर देंगे, तो उसके लिए फिलाडेल्फिया कन्वेंशन होता है। अमेरिका में एक जगह है फिलाडेल्फिया, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल थी जहाँ पर अमेरिका के जो संविधानविद थे, जो आंदोलनकारी थे, वो और ब्रिटिश लोग जो है एकत्रित हुए, और उसमें एक शर्त रखा गया कि हम अमेरिका को आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त है कि आपको लिखित संविधान बनाना पड़ेगा। यानी कि उस दिन से तय हो चुका था कि ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्री जितने भी हैं, यदि ब्रिटेन किसी को आज़ाद करेगी तो उनको संविधान बनाना पड़ेगा। अच्छा। जब हमारे आंदोलनकारी अंग्रेजों को भारत से जाने की बात कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसमें से एक एनी बिसेंट थी। एनी बिसेंट ने सारे आंदोलनकारियों से कहा कि आप ऐसा कहेंगे और अंग्रेज चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है, तो आप लोग सबसे बड़ी मुद्दा उठाइए कि हमारे देश के लोगों के लिए हमारे देश के ही लोग जो है संविधान बनाए। वाह। तो इसीलिए आप लोगों को पता होगा, गांधी जी ने उनकी जो बहुत ही फेमस हरिजन पत्रिका है, उसमें संपादकीय में लिखा कि हमें अब संविधान बनाने की जरूरत है और हमारे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसमें सहयोग करे। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी यही बात दोहराया गया कि हम संविधान बनाएंगे। यानी कि एनी बिसेंट का जो मुहिम थी कि आप संविधान बनाओगे तो ये जो ब्रिटिश लोग हैं वो वापस चले जाएंगे। दूसरी घटनाएं होती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है तो इंग्लैंड में आम चुनाव होता है, और उसमें जब लेबर पार्टी के नेता एटली ने अपने घोषणा पत्र में कहा, उन्होंने लिखा स्पष्ट रूप से, यदि मेरी सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता क्रम में देश को आजाद कर दूंगा। और ऐसे ही हुआ कि एटली की सरकार बन गई, और 1946 में
कैबिनेट मिशन भेजा गया, ग्रामीण वो स्वरोजगार भारत आई प्रशिक्षण संस्थान और कई कई क्रम में, कई चरणों में कैबिनेट मिशन की बैठक हुई। तो सबसे पहले ब्रिटिश जो प्रतिनिधि थे, उसमें से बड़े फेमस लोग थे, अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, आप लोगों का कोई अनुभव नहीं है कि आप संविधान बना सको, तो हम संविधान बना देंगे और देश को आजाद कर देंगे। हमारे नेताओं ने कहा कि देखिए, भारत देश भारत के लोगों के द्वारा बनेगा संविधान, यानी कि भारत का ही लोग होंगे और भारत का ही संविधान होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संविधान हम बनाएंगे और संविधान बनाने वाले लोगों की यहाँ पर कमी नहीं है। उस समय भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है सारे दुनिया के संविधान को पढ़ा है, उन्हें अनुभव है, तो इसीलिए हमारे अनुभव की कमी नहीं है। तो कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि हम आपको 2 साल का समय देते हैं, यानी कि 1948 के पहले आप संविधान बना लीजिए, हम आपके देश को आजाद कर देंगे। अब दूसरी बात हुई कि अब संविधान सभा की गठन कैसे होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, तो यह भी हमारे पास में अनुभव नहीं था। जो कैबिनेट मिशन के लोग जो थे, ये हंसी उड़ा रहे थे, ये क्या संविधान बनाएंगे, ये क्या इलेक्शन करेंगे। तो हमने भी एक उपाय किया, उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर साहब की बड़ी योगदान रहा है। कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाइए। तो हमने जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ और देखिए संविधान बना, यानी कि संविधान ही एकमात्र आधार था कि देश के आजादी के लिए संविधान बहुत पूर्ण है। एक चीज मैं आपको बता दूं जी, कि बहुत सारे देशों में लिखित संविधान है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, और एक बहुत बड़ी विशेषता है जहां पर फेडरल गवर्नमेंट होगी, परिसंघात्मक शासन प्रणाली होगी, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा, तो वहां पर लिखित संविधान का होना बहुत जरूरी है जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे जो संविधान बनेगा वो लोकतंत्रात्मक होगा, डेमोक्रेटिक होगा और परिसंघात्मक प्रकृति का होगा, यानी कि सेंट्रल में भी गवर्नमेंट होंगे और स्टेट में भी गवर्नमेंट होगा। लेकिन उसमें से एक इश्यू और भी था, हमारे क्योंकि अनुभव नहीं था, आप सभी को पता है जहां दास होते हैं ना, दास को कानून बनाना होगा तो राजा को अडॉप्ट करेगा। तो हम लोग कई वर्षों के दास थे और कई वर्षों से यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमने अपनाए रखा था। तो इसीलिए यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी और जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे, उनका मानना था कि हम परिसंघात्मक शासन व्यवस्था करेंगे और बहुत मजबूती के साथ में संविधान में हम ऐसे शक्ति प्रदान करेंगे ताकि कई वर्षों तक सेंट्रल और स्टेट के बीच में कहीं पर भी खाई उत्पन्न न हो। मैं कई उदाहरण बता सकता हूं आपको। मतलब कितनी बारीकी से उन्होंने हर चीज का ध्यान रखते हुए और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इसका आधार रखा और इसकी आत्मा को जन्म दिया। सोना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो भारत है वो, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कार्यक्रम में, कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र के लिए संविधान का होना कितना जरूरी है? बहुत ही जरूरी है मैम। देखिए, संविधान इसीलिए जरूरी है, किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक नियम कायदे की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। संविधान भी देखेंगे तो एक नियम कायदा ही है। हाँ। ये इसमें पूरा व्यवस्था दिया गया है कि देश कैसे चलेगा, देश में क्या क्या अंग होंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं, यहाँ हमारे जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, और पूरे सिस्टम बनाई गई है और एक दूसरे को परिपूरक है, एक दूसरे को नियंत्रित करने वाले शक्तियां दी गई है। बिल्कुल। कोई भी एक तरफा मजबूत नहीं है। विधायक की भी मनमानी अपना कानून नहीं बना सकती, उसके लिए इंटरप्रिटेशन के लिए आपका न्यायपालिका रोकने के लिए है। कार्यपालिका भी मनमानी कुछ भी नहीं कर सकती, उसको भी रोकने के लिए विधायिका और न्यायपालिका है। बिल्कुल। तो एक दूसरे को नियंत्रण करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा इसमें देखेंगे, एक भारत जैसे देश जहां विभिन्नताएं में एकता है, यहाँ आप हर 200 किलोमीटर जाते हैं तो आपको संस्कृति, भाषा, बिल्कुल, लोगों के जीवन शैली बदलता है। ऐसे देश में एक संविधान का बनाना और कैसा बनाना, ये बहुत अति महत्वपूर्ण था। बाबा साहब और जितने भी हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से संविधान ऐसे बनाया गया है, ये ज्यादा वो भी नहीं है, जटिलता भी नहीं है और ज्यादा
उस लचीला भी नहीं है, इसके बैलेंस कर दी गई है, थोड़ी सी लचीला भी और थोड़ी सी जटिलता भी, ताकि आवश्यकता के अनुसार इसका संशोधन के माध्यम से संशोधित किया जा सके। क्योंकि दुनिया जो है परिवर्तनशील है, बिल्कुल 50 साल पहले क्या था, हाँ। 50 साल 100 साल बाद क्या होगा, इसके अनुसार हमारे बाबा साहब से लेकर जितने भी संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक भविष्य को देखते हुए बनाया, ताकि आवश्यकता अनुसार इसका संशोधन किया जा सके और लोगों की आवश्यकता के अनुसार इसका परिवर्तन करके उसके अनुसार कानून लाया जा सके। जी जी। इस प्रकार भारत का संविधान एक बेहतरीन संविधान में गिना जाता है। इसके अलावा क्या है मैडम, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो हमारे क्या रहा है, हमारे एक राजतंत्रात्मक रहा है, लोकतंत्रात्मक नहीं रहा है। देश में आप देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे तो कई हजार वर्षों तक विदेशियों के गुलाम रहा है। बिल्कुल। तो उस चीज से दूर निकालकर एक मजबूत भारत बनाने के लिए भारत का संविधान दिया है। भारत का संविधान देखेंगे, उसमें एक समानता, एक गरीब देश में कोई गरीब ना रहे, कोई ज्यादा रईस ना रहे, रईस और गरीब के बीच का जो गैप है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया गया है। एक कल्याणकारी राष्ट्र बनाने का व्यवस्था बनाया गया है। इसमें जैसे कि अब भाग 4 में राज्य निर्देशक तत्व है, सरकार कोई भी कानून बनाने से पहले बजट में लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगा। इससे क्या होगा, देश में कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा, लोगों में कोई किसी भी प्रकार असमानताएं नहीं होगा। तो इस प्रकार दिया है। इस प्रकार भाग 3 में आते हैं तो इसमें अधिकारों का दिया गया है कि समानताएं के अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, तो इस प्रकार दिया गया। साथ ही ये इसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या है, दायित्व का भी है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, बिल्कुल मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। जी। एक आम नागरिक के लिए, आम नागरिकों के लिए तो मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य भी है। तो इस प्रकार बहुत खूबसूरती के साथ संविधान दिया गया है और देश के लिए बहुत बेहतरीन है। मतलब इस लोकतंत्र में देखिए कि सारे तंत्र आपस में मिलके सामंजस्य बिठा के और साथ ही एक दूसरे पर नजर रखते हुए किस तरह से एक आम आदमी के हित में प्रयास करते हैं कि वो ऊपर उठे और उसको भी समान अवसर मिले। डॉक्टर रोतिया, एक आम नागरिक की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे संविधान ने क्या अवसर दिए हैं? देखिए मैडम, अभी हमारे सोना जी बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, ये जो संविधान शब्द है, इस शब्द में भी अर्थ है। यानी कि जैसे एक कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, उसके लिए एक सांचा का निर्माण करता है, बिल्कुल, तो वैसे ही संविधान एक सांचा है। और उस सांचे में यदि कोई अलग से कानून, चाहे वो संसद के कानून, चाहे राष्ट्रपति का कानून हो, चाहे नगर निगम का कानून हो, चाहे हम आप समाज के कानून हो, उससे फिट होना चाहिए। यदि वो फिट नहीं होगा तो वो असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात ये। हाँ। मैं एक आपको बढ़िया सा कहानी सुना रहा हूँ। जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारत का संविधान लागू हुआ और उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पहली बार आगरा में एक सम्मेलन में पार्टिसिपेंट होने के लिए गए, भाग लेने के लिए गए, और जैसे ही संविधान के व्याख्यान दिए, संविधान ने क्या दिया हमें गर्वान्वित होना चाहिए, प्राउड फील होनी चाहिए, सारी बातें बताया। जैसे ही बाहर निकल रहे थे, एक बेरोजगार नवयुवक इंजीनियर नेहरू जी को रोक लिए कि नेहरू जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद जाइए। तो बहुत हृदयता के साथ में उस बच्चे के पास में गए और कहा कि बेटा बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? कहा कि संविधान ने हमें क्या दिया? आपको प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन मैं एक बेरोजगार नवयुवक इंजीनियर को क्या मिला? संविधान में आम जनता को क्या मिला? तो बहुत ही हंसते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि बेटा, जो आप प्रश्न पूछ पा रहे हो, ये संविधान ने दिया है। वाह जी। दूसरी बात है, अब याद रखिएगा, संविधान ने हमें हकीकत में क्या दिया है। आज पूरे समाज को देखिए, उस समाज को देखने से समझ में आता है। पर्टिकुलर जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, मैं दूसरे राज्य की बात नहीं करूंगा। ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में छुआछूत की भावना है, मुझे लगता है लगभग समाप्ति की ओर है। बिल्कुल। अब एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संघर्ष किया था मंदिर जाने के लिए या तालाब में पानी पीने के लिए,
मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति कोई भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है। ये संविधान की बदौलत है। बिल्कुल। दूसरा चीज है ये जो हम, क्योंकि देखिए संविधान ने सबसे महत्वपूर्ण चीजें, यदि संविधान में आपको देखना चाहते होंगे तो 4-5 चीजें जरूर मिलेगा। एक बेसिक राइट्स, जो बेसिक नीड्स होता है, उस बेसिक नीड्स के आधार पर बेसिक राइट्स बना। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये गारंटी, यस ये गारंटी, और सरकार ने भी ये 5 चीजों की गारंटी मानती है। बिल्कुल। ये संविधान की बदौलत मिला है। दूसरा चीज है, आप देखोगे गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार। बिल्कुल। यानी कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कहा करते थे कि मेरी योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, यानी कि अंतिम व्यक्ति को भी गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार है। तो ये हमको मिलता है जी। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, तो ये संविधान ये सुनिश्चित करता है कि वाकई में सबका साथ हो और सबका विकास हो, तभी सही मायनों में जो देश है हमारा वो प्रगति कर पाएगा और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। सोना जी, मेरा आपसे मन में एक सवाल आ रहा है कि जैसा रौतिया जी ने बताया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको एक अच्छे अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए, तो वहीं पे बात आती है महिलाओं की, और हमारे संविधान ने पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपका बेहतरीन सवाल। देखिए, भारत का संविधान में सिर्फ जातिगत पिछड़ापन नहीं, आप देखेंगे लैंगिक पिछड़ापन भी रहा है। बिल्कुल। तो लैंगिक पिछड़ापन को खत्म करने के लिए आप मौलिक अधिकार में जाते हैं तो समानता खाली जाति से नहीं, लिंग भेद का खिलाफ भी उसमें व्यवस्था दिया गया है। बिल्कुल। तो बाबा साहब को जब संविधान बनाने के लिए एक जिम्मेदारी मिली, उन्होंने एक, आपको बता रहा हूं बहुत रोचक जानकारी है, हिंदू कोड बिल उन्होंने लाया था। उस समय 1950 के दशक में, उस समय महिलाओं के प्रति आम लोगों की जो सोच है थोड़ा अलग था और आज अलग है। इस प्रकार आप 200 साल 100 साल पीछे जाएंगे तो उस समय और कुछ अलग था, लिटरेसी रेट अलग था, लोगों के, हमारे महिलाएं जो हैं, हमारे माताएं बहनें उस समय स्कूल भी नहीं जाया करते थे। जी बिल्कुल। तो ये महिला सशक्तिकरण जो दिख रहा है आज का, ये संविधान का देन है। जी बिल्कुल। आपको बताना चाहूंगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो स्वयं को एक चाय वाला कहते हैं, वो आज अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो संविधान के देन है। बिल्कुल। हमारे राष्ट्रपति महामहिम, एक आदिवासी महिला, एक गरीब तबका की महिला जो राष्ट्रपति पद तक पहुंची हैं, तो वो ये संविधान के देन है। क्योंकि संविधान में एक राजा और रंक का शब्द को खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बराबरी का। पहले राजा जो पैदा होता था रानी के पेट से निकलता था, और बाबा साहब ने संविधान बनाने के बाद, भारत का संविधान निर्माण होने के बाद, राजा जो है मत पेटी से निकल रहा है, और उसका निर्धारण कौन कर रहा है? आम जनता निर्धारण कर रहे हैं राजा किनको बनाना है। कल कोई प्रधानमंत्री थे, आज कोई है, कल कोई होगा, इसका नियंत्रण आम जनता के हाथ में रखा। आम जनता को अधिकार दिया कि भाई तुम अपना शासक तय करो। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर जी, और अगर मेरे हिसाब से मैडम, ये जो महिलाओं के अधिकार से संबंधित है, आप 2-4 वर्ष पिछले चले जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस में कहा। देखिए, मैं आपको बहुत रोचक बातें बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है महिलाओं को क्या अधिकार है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पुरुष जहां जहां जाएंगे महिलाएं वहां वहां जा सकती है। बिल्कुल। इस आधार पर देखिए, शनि सिंगापुर में केवल पुरुष ही उसको छू सकते थे, अब महिलाएं। जी। केरल में अयप्पा मंदिर की बात है, सबरीमाला मंदिर की बात है। ये तो मंदिरों की बात हुई। अब हम आर्मी में देख रहे हैं, एयरफोर्स में देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत में वोटिंग जो राइट्स हैं महिलाओं को जो दिए गए, वो मेरे ख्याल से कई बड़े बड़े देशों की अगर बात करें, हम अमेरिका की बात करें, तो उससे बहुत पहले ही महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिल चुके थे। तो कितनी खूबसूरत बात है हमारे संविधान की। आपको कनाडा का एक उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण है। कनाडा के संविधान में ही शब्द लिखा हुआ है। हाउस ऑफ सीनेट में वही मेंबर बन सकता है जिसमें ही शब्द दिया हुआ है। ही मतलब पुरुष जी। केवल हाउस ऑफ सीनेट इन कनाडा में केवल पुरुष ही जा सकते थे। एक महिला ने क्लेम किए, कहा कि ही शब्द वो गलती से टाइप हो गया होगा, तो इसीलिए ही शब्द को
आप जो है दे शब्द लिखिए। उन्होंने बहुत संघर्ष करके वहां पर ही शब्द को कटवाया। यानी कि महिलाओं के अधिकार कैसे वंचित हुआ करता था, आप देखिए। केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में ये समस्या थी। जी जी। अगर हम बात कर रहे हैं कि संविधान जो है उसका लोगों को जानना बहुत जरूरी है, कि एक आम नागरिक को जानना बहुत जरूरी है, तो बहुत ही संक्षेप में बताइएगा कि एक आम आदमी जो है वो अपने संविधान को कैसे समझे। सबसे देखिए, कम से कम अपने अधिकारों को जान लीजिए। 6 अधिकार हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण है। शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, महिलाओं और बच्चों का अधिकार है, और साथ ही साथ उपचार संबंधी अधिकार है। बिल्कुल। यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप रीट पिटीशन दायर करके आप सरकार से, राज्य से अपना मौलिक अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है। जी, आप दोनों ने इतनी खूबसूरती से हमको संविधान दिवस के बारे में और संविधान के बारे में जो रोचक जानकारी दी और साथ ही जो रोचक किस्से भी बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। तो देखा दर्शकों आपने, जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी आत्मा है हमारा संविधान, जिसका कि हम सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। तो आइए संविधान दिवस के अवसर पर हम अपने संविधान को जानें और समझें। उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।